क्या कॉकरोच जनता पार्टी पलटी मार रही है? क्या युवाओं के साथ कोई छल हो रहा है? जो भरोसा प्रदर्शनकारी युवाओं को दिया गया था, क्या उस भरोसे के साथ कोई धोखा हो रहा है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं और उन सवालों के पीछे आधार भी है। याद करिए, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था और कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लोग जाकर सरकार के नुमाइंदों से बात कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे, उनके इशारों पर बयान दे रहे थे और बिना किसी स्पष्टता के हवाई बातों पर भरोसा करके आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन लोगों की बातों पर अंधा भरोसा किया जिनकी क्रेडिट लगातार सवालों के घेरे में है। तो हमने पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों? आंदोलन समाप्ति के तुरंत बाद पहली वीडियो में मैंने सवाल उठाया और आशंका जताया था कि सरकार की तरफ से अब चुन चुनकर आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा सकता है। और देखिए, सत्ता से लेकर सत्ताधारी दल तक सबने वही काम किया। अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने की बात चल रही थी, कमेटी बनाई गई, तब भी मैंने सवाल उठाया कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। पहुंची कि छात्रों के साथ बहुत बर्बरता हुई, अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। तो इसके मूल में कहीं न कहीं वो लोग हैं जो सरकार के साथ आंदोलन के दौरान बातचीत में थे। जब हफ्तों तक आंदोलन चलता रहा तो कुछ घंटे या कुछ दिन और बैठ जाते उन छात्रों के लिए जिन पर मुकदमे हुए थे, जिन पर गोलियां चली थीं, जिन्हें घायल किया गया था, जिनका नुकसान किया गया था, उनकी सुरक्षा और उन्हें परेशान न किया जाए इसकी गारंटी लेकर निकलते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समझने वाली बात यह है कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके इतिहास को समझा जाता है, उसके कैरेक्टर को समझा जाता है। और यह बात सीजेपी के लोगों को अच्छे से मालूम है। अभी सुनवाऊंगा, सुन लीजिएगा। और जिन लोगों का कुल जमा इतिहास ही झूठ का है, उन पर आपने अंधा भरोसा किया। कैसे? यहां तक तो बात सरकार की थी, सत्ता में बैठे लोगों की थी, बीजेपी आरएसएस की थी। लेकिन जब यह कहानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कहा। इस देश में कमेटियों का इतिहास कैसा है ये हमने पहले भी याद दिलाया था। ज्यादा पुराना न देखकर खाली मणिपुर की कमेटियों को याद कर लीजिए। 3 साल से अधिक का मामला हो चुका है। कमेटी का खेल चलता रहा और मणिपुर जलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने की बात इस मामले में कही गई तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा था, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। कैसी कमेटी चाहते थे, कमेटी में कैसे कैसे लोगों को चाहते थे, किस तरह के चरित्र वाले लोगों को चाहते थे, कैसे इतिहास वाले लोगों को चाहते थे, वो सुनिए। इसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या युवाओं के साथ कोई छल हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ, देश के युवाओं के साथ न्याय तभी होगा जब एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगा, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो यूथ लेड मूवमेंट है, इन सारे जेनजी और यंग जनरेशन का यही डिमांड है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी आप बनाओगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें जो लोग बिठाओगे उनका इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल होना चाहिए, मतलब कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उनका जो पास्ट है वो पास्ट के रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उनका इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है, तो फिर हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, अगर वो बना रहे हैं तो पूरे देश का, पूरे यंग जनरेशन वो कमेटी को देख रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का कमेटी, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट रिजॉर्ट है सारे लोगों के लिए, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो इनजस्टिस फेस करे, उनके लिए वो लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो जहां पे वो जा सकते हैं। अगर वहां का कोई कमेटी है जिसके मेंबर्स पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो फिर वो पूरे तरीके से पब्लिक ट्रस्ट हट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा। बहुत बड़ा ये विश्वासघात होगा देश के युवाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट को मुझे पता है कि ये चीज पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अपील ये है सुप्रीम कोर्ट से, बहुत रेस्पेक्टफुली, प्लीज एंश्योर दैट दिस कमिटी मेंबर्स आर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी, आर ऑफ हाई कैलिबर एंड आर ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर ये नहीं है तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे, हम लोग भी प्रश्न उठाएंगे एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा देश के युवाओं के लिए। सुन लिया आपने। सौरभ दास का कहना है कि कमेटी के तमाम सदस्य इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी इंटीग्रिटी हाई लेवल की होनी चाहिए, उनका इतिहास स्वतंत्र होना चाहिए, यानी वो किसी के दबाव में ना आते हो, यस मैन ना हो, जी हुजूरी ना करते हो। सौरभ दास कहते हैं कि ऐसे लोगों को कमेटी में रखिए जिन पर कोई सवाल या निशान ना हो, क्योंकि देश के युवा देख रहे हैं, यंग जनरेशन देख रही है कि कमेटी कैसी बनेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी
है भारत सरकार की नहीं। सुप्रीम कोर्ट आखिरी संस्थान है जहां हम जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, कमेटी में अच्छे लोग नहीं हुए, तो जनता का विश्वास टूटेगा, विश्वासघात होगा और सुप्रीम कोर्ट को यह पता है। सौरभ दास ने बाकायदा रिक्वेस्ट किया था कि कमेटी में स्वतंत्र लोगों को, मजबूत रीढ़ वाले लोगों को बिठाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग भी सवाल उठाएंगे, देश सवाल उठाएगा। ये बात तब की है जब कमेटी बनी नहीं थी, सदस्यों का नाम बाहर नहीं आया था। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कमेटी बन चुकी है और सदस्यों के नाम सबको पता है। हमने 2 दिन पहले इस कमेटी के तमाम सदस्यों के बारे में प्राप्त जानकारियों में से कुछ आपके सामने रख दिया। इस वीडियो में कायदे से बताया कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से लेकर हाई कोर्ट के पूर्व जज और पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्या क्या बातें हो रही हैं, कैसा इतिहास रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने बहुत कम बताया था, जो कि सिर्फ इशारा था ये समझने समझाने का कि जो डर था वही हो गया। माननीय चीफ जस्टिस ने वैसे ही कमेटी कहीं न कहीं बना दिया है, ऐसे सवाल थे। सौरभ दास ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, अगर मालूम होने के बाद भी माननीय चीफ जस्टिस ने जो कमेटी बनाई है वो लगातार सवालों के घेरे में है। कमेटी के तमाम सदस्यों के बारे में क्या क्या बातें चर्चा में, अभी हम आपको सुनवा देंगे, सुन लीजिएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस कमेटी के बारे में कह दिया कि ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। अब सवाल यह है कि जिसका डर था, जो आशंका थी, माननीय चीफ जस्टिस ने वैसे ही कमेटी बना दिया, मगर फिर भी ये कमेटी बने हुए कई दिन गुजर गए, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से सन्नाटा है। सौरभ दास चुप क्यों है? आखिर इस सन्नाटे का कारण क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कमेटी की बात हो रही थी, तब तो खूब लंबे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अब इतना सन्नाटा क्यों है इस मामले पर? ये सारे सवाल उठाने से पहले हमने कई दिन तक इंतजार किया, इसलिए कि हो सकता है कमेटी पर रिसर्च की जा रही हो, जानकारियां जुटाई जा रही हो। मगर अब लग रहा है कि इतना समय तो बहुत था तमाम सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी इंडिपेंडेंस, उनके पास्ट को समझने के लिए। तो फिर इस सन्नाटे का मतलब क्या है? क्या स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो भाजपाई सत्ता के कहीं न कहीं लाभार्थी नजर आते हैं? तो क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता के कथित लाभार्थी सत्ता के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे देंगे और युवाओं के साथ न्याय कर देंगे? और फिर इस तरह की कमेटियों का जो इतिहास भारत में रहा है वो बताता है कि ये सिर्फ देश का समय बर्बाद करने, लंबा इंतजार करवाने, जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया फूंकने का एक तरीका हो सकता है। रिजल्ट मिलेगा वही नील बटे सन्नाटा। इतिहास बताता है। ये कमेटी क्या करेगी हमें नहीं पता, हो सकता है बहुत अच्छा करे, उम्मीद तो है, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। लोग कहने लगे हैं कि अब कमेटी वालों को दिल्ली की पॉश इलाके में बड़ी बड़ी ऑफिस मिल जाएगी, ढेर सारे स्टाफ मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए का खर्चा मिल जाएगा और सालों तक कमेटी का खेल चलता रहेगा। इतिहास तो यही कहता है। समझने वाली बात यह है कि जंतर मंतर मामले में जो प्राथमिक कार्य था पुलिस का, उसने किया ही नहीं। पुलिस नहीं कर रही थी तो न्यायपालिका को करवाना चाहिए था। वो प्राथमिक कार्य था गोली चलना, यानी पैलेट गन का इस्तेमाल, और पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ FIR। खबरों के अनुसार पैलेट गन के कारण कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं, जो स्पष्ट मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 28 साल के पत्रकार भी पैलेट गन से घायल हुए। निश्चित तौर पर अपराध हुआ है तो पुलिस को अपराध दर्ज करना चाहिए था, पुलिस ने नहीं किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ करना चाहिए था, तमाम अदालतों को करना चाहिए था। पुलिस से कहते कि FIR दर्ज करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में वैसा रवैया नहीं अपनाया जैसा अपनाना चाहिए था, जैसे सवाल उठाने चाहिए थे। जबकि ये तमाम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल पर ही जंतर मंतर पर जुटे थे, सारे युवा। उल्टे पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आना पड़ता है। जंतर मंतर का आंदोलन राहुल गांधी की कॉल पर नहीं था। तमाम युवा उनके भरोसे नहीं गए थे, वो सब तो CJP के भरोसे गए थे, उन लोगों के भरोसे गए थे जो JP नड्डा के घर सोफे पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे। पहले तो उस मीटिंग से जो निकला वही गड़बड़ हो गई, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाई गई तो यहां भी वही खेल, और इन सब के बीच पैलेट गन के पीड़ितों को लेकर कॉकरोच पार्टी का सन्नाटा इसलिए कि जो काम राहुल गांधी ने किया वो CJP को करना चाहिए था। FIR दर्ज कराने के लिए दबाव बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी इनकी थी। पैलेट गन से घायल साहिल को लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन पर 6 घंटे तक धरना देते रहे। इसके बाद शिकायत दर्ज हुई। क्या आपको नहीं लगता कि ये काम प्राथमिक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को करना था? ये पता लगाने वाली बात है कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया, गृहमंत्री से जवाबदेही मांगा, सब कुछ किया, लेकिन पैलेट गन के इस्तेमाल पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वैसा रुख नजर नहीं आया। बहुत सारे लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसा रवैया
अमित शाह की पुलिस का था, जिस तरीके से पुलिस ने हमला किया युवाओं पर, लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, लोगों को उम्मीद थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अमित शाह का भी इस्तीफा मांगने लग जाएंगे, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बात करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है। पैलेट गन की बात तो दूर रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कमेटी बना दिया है जो बनते ही सवालों के घेरे में है, तो भी कॉकरोच जनता पार्टी के लोग चुप हैं। आधे आधे एक एक घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले खामोश हैं। सवाल है कि क्या जिस विश्वासघात की बात सौरव दास कर रहे थे वो विश्वासघात अभी तक नहीं हुआ है? क्या जिस तरह की कमेटी की डिमांड की जा रही थी उस तरह की कमेटी मिल गई? सुप्रीम कोर्ट आखिरी इंस्टीट्यूशन है जहां हम जा सकते हैं, तो क्या उस आखिरी इंस्टीट्यूशन ने हमारे भरोसे को कायम रखा है या फिर तोड़ दिया है? समझने वाली बात यह है कि सीजेपी ने स्वतंत्र हाई पावर्ड कमेटी के विचार का स्वागत किया था। यानी पहले तो भाजपाई सत्ता के वादे पर भरोसा करने की गलती, वहां इतिहास न देखने की गलती, फिर हाई पावर्ड कमेटी के नाम पर हामी भरना, स्वागत करना, यहां भी देश में कमेटियों के इतिहास को न देखने की गलती, और अब यह सन्नाटा बहुत सारे सवाल पैदा तो कर रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाया है, उस कमेटी के तमाम सदस्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जो थोड़ी बहुत जानकारी साझा किया था, वो थोड़ी बहुत जानकारी ही कितने सारे सवाल पैदा करती है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए और पूछिए कि इतना सन्नाटा क्यों है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता इस हाई पावर्ड कमेटी पर चुप क्यों हैं? क्या जैसी इंडिपेंडेंस और हाई इंटीग्रिटी वाली कमेटी उन्हें चाहिए थी मिल चुकी है? और क्या ये कमेटी युवाओं को न्याय दिलवा पाएगी? कितना भरोसा कर सकते हैं? अब आते हैं वर्तमान कमेटी के 5 नाम पर। पहला नाम है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुभाष रेड्डी का। इन्हें कमेटी का हेड बनाया गया है और इनके बारे में हम कुछ कहें इसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी का ये ट्वीट देखना चाहिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कमजोर कमेटी बनाई है। इस कमेटी के हेड एक पूर्व जज हैं जो कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक दूसरे जज हैं जिन्होंने उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। कुछ बेहतरीन पूर्व चीफ जस्टिस थे इस देश में, दूसरे जज भी थे जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता था। अब इस कमेटी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आखिरी लाइन एक बार फिर से सुनिए, अब इस कमेटी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। यानी कमेटी बनते ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान के लिए लगातार लड़ने वाले अधिवक्ता ने क्रेडिबिलिटी को खारिज कर दिया। बहरहाल जस्टिस रेड्डी की बात करें तो आप गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब पीएम केयर फंड का मामला गया और कहा गया कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस पीआईएल को हुजूर की बेंच ने खारिज कर दिया। खारिज करने वाली बेंच में जस्टिस रेड्डी भी थे। यहां तक कि सीएजी ऑडिट करने का आदेश भी नहीं दिया गया। और अभी हाल ही में जो खबर आई कि पीएम केयर फंड में लगभग 8,500 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा हुआ धूल फांक रहा है। सरकार देश विदेश से पैसा जुटा रही है, सरकारी कर्मचारियों के खाते तक से पैसा उड़ा लिया, और हिसाब तो देते नहीं है, खर्चा भी नहीं कर रहे। पीएम केयर फंड दुनिया के इतिहास में एक अलग ही लेवल का फ्रॉड बनता जा रहा है, और इस मामले में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता साफ किया था। ये आरोप बार बार लगते हैं। बाकी की बात एक लाइन में प्रशांत भूषण जी ने बताइए दिया है। दूसरे सदस्य हैं पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रविशंकर झा जी। इनका नाम सुनते ही लोगों के मन में सवाल आया कि कमेटी में इन्हें शामिल करने से पहले क्या इनके प्रशासनिक और न्यायिक साइड को ध्यान में रखा गया, यानी इनके परफॉर्मेंस को देखा गया? एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जस्टिस झा सुप्रीम कोर्ट जाने की कतार में थे, लगातार प्रयासरत भी थे। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज साहब ने कथित रूप से वादा भी किया था सूत्रों के अनुसार, मगर जा नहीं पाए। सवाल है कि जस्टिस खानविलकर ने ऑब्जेक्शन क्यों किया था? क्यों उन्होंने जस्टिस झा को सुप्रीम कोर्ट लाने का कथित विरोध किया था? और जज साहब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ही रिटायर हो गए। क्या इस बात को जानने समझने का प्रयास किया गया? वैसे आपको याद दिला दें, साल 2021 में किसानों पर बेहद गंभीर धाराओं में मोदी सत्ता, भाजपाई सत्ता मुकदमे कर रही थी। जब किसान इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए तो किसानों की याचिका को उस दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने खारिज कर दिया। किसानों को राहत नहीं मिल पाई, मगर उनके बारे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा परफॉर्मेंस को लेकर है। अगला नाम है जस्टिस शैलेंद्र कौर का। उमर खालिद, शर्जील इमाम का मामला तो आपको याद ही होगा, उन्हीं की अदालत में गया था, लेकिन इन्होंने बेल देने से मना कर दिया। सोचिए कि उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग कितने साल से जेल में सड़ाए जा रहे हैं। किस विचारधारा के कारण बंद है, किन सवालों के कारण बंद है, कौन दुश्मनी निकाल रहा है, कौन चाहता है कि ये लोग जेल से बाहर ना आए, कौन इनके नागरिक और मानवीय अधिकारों को छीन रहा है, किसे पता नहीं है। तमाम अदालतों ने इन्हें बेल देने से मना कर दिया। ये बेल का खेल कितना गंदा होता जा रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। इसी का जिक्र प्रशांत भूषण जी ने किया कि इन्होंने उमर खालिद को बेल नहीं दिया था। इसी तरह मेघा पाटेकर बनाम सक्सेना मामला था, और फिर उसका परिणाम भी सक्सेना जी के पक्ष में गया। यानी मेघा पाटेकर के खिलाफ अब मेघा पाटेकर से किन लोगों को तकलीफ होती है, इसका पता आप लोग खुद लगा लीजिए। चौथा नाम है पूर्व सीबीआई डायरेक्टर
डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला का। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सीबीआई के डायरेक्टर भी बनाए गए। मगर जब सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए तो बहुत सारा विवाद पैदा हुआ। आप सबको पता है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा नेता प्रतिपक्ष करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनना था कि सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। अब इतने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि पीएम मोदी और गोगोई एक साइड हो गए होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिसेंट किया था और खड़गे का मुख्य तर्क यह था कि शुक्ला जी के पास एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन का पर्याप्त और प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस ही नहीं है। किस आधार पर इन्हें चुना गया है समझ नहीं आता। यानी आरोप लगा कि सीबीआई डायरेक्टर बनने के लायक नहीं थे, मगर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाया। वैसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को तो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, ये तो सबको पता है ही। तो वहां नाम भले दो है लेकिन काम एक है। अब यदि अनुभव की कमी थी फिर भी इन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया तो क्यों बनाया गया होगा, सरकार ने क्यों बनाया होगा, इसका अंदाजा भी आप खुद लगाइए। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में जब किसान आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग किया था, 6 किसानों की मौत हुई थी, पुलिसिया हत्या हुई थी। उस समय यही शुक्ला जी राज्य के डीजीपी थे। मानवाधिकारों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। वैसे एक चीज और याद दिला दें, शुक्ला जी जब सीबीआई के डायरेक्टर थे तो उसी दौरान कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था। और तो और चिदम्बरम से सवाल जवाब के दौरान कहा जाता है कि शुक्ला जी भी हेडक्वार्टर में मौजूद थे। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कथित कम अनुभव के बाद भी इन्हें डायरेक्टर क्यों बनाया गया। क्या उसके पीछे भी कोई कहानी थी? मेरा कोई आरोप नहीं है, बस सवाल है। इतना ही नहीं, बाबरी विध्वंस का मामला तो आपको याद होगा। सितंबर 2020 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे बीजेपी आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं को कानूनी लाभ मिला। जरा पता लगाइए कि उस दौरान डायरेक्टर कौन था। हालांकि ये फैसला सीबीआई जज का था, डायरेक्टर का नहीं। बाकी जनता समझदार है। समझने वाली बात यह भी है कि आगे सीबीआई ने इस एक्विटल के खिलाफ क्या किया, कुछ किया भी या नहीं। अब आ जाइए 5वें नाम पर। मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई, असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी। साल 2024 में मेघालय में उनके ऑफिशियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के कथित मिसयूज को लेकर इन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई थी। हालांकि बाद में एफआईआर और चार्जशीट पेश कर दी गई। असम में कोयला घोटाला को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। साल 2019 में भाजपा का शासन था, कोयला घोटाले को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। उस समय श्री बिश्नोई असम सीआईडी के चीफ थे। अवैध कोयला खनन का मामला था, लेकिन सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन इलीगल माइनिंग की नहीं बल्कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल की थी। बार बार सवाल उठते रहे कि अगर अवैध खनन नहीं होता तो अवैध ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता। पहले तो अवैध खनन की जांच होनी चाहिए थी। जैसा कि बेहद कम शब्दों में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कह दिया कि इस कमेटी की जनता के बीच कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं कहानी उधर ही जाती हुई दिख रही है।